हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है न्यू राकेश चैनल में, जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकित और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, अभी हम डिस्कस कर रहे थे अलग अलग स्टेट्स के पेपर जो स्टेज 1 में आए हुए थे 2021 में। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए महाराष्ट्र का पेपर। डिस्कस करेंगे पूरा थॉरली और देखेंगे क्या कोई टफनेस लेवल में चेंजेस थे या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स थे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशंस। एक रिक्वेस्ट है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जब तक सॉल्यूशंस खत्म ना हो तो उनको एनालाइज करिए और देखिए आपसे क्या गलती हुई। तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो काफ़ी अच्छा है और वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सर्कुलर मोशन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं। Observe the column 1 and 2, match them and select the correct alternative for the given option। आपको क्या बताना है, मैच द कॉलम करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछा है। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। हम जानते हैं कि अर्थ हमारा क्या करता है, ये हो गया सन, और इसके अराउंड हमारा जो अर्थ है ये क्या करता है बच्चों, रोल करता है। अब अर्थ रोल करता है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स है जो उसको यहाँ पे इसके अराउंड घूमने में मदद करता है। सर, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इन दोनों को बांध के रखता है, जिसके कारण ये जो अर्थ है इसके अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। मतलब इसके लिए कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है, जो कोई भी फोर्स जो सर्कुलर मोशन करवा दे। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, देखो बच्चों मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये क्या है, एक टेंशन लग रहा है बीच में जो इसको क्या कर रहा है, सर्कल में घुमा रहा है। तो ऐसा कोई भी फोर्स जो सर्कल में घुमा दे वही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो मोशन ऑफ द अर्थ एंड सन अराउंड मतलब सर्कुलर पाथ, इसके लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इसी तरह बच्चों देखते हैं आगे, मोशन ऑफ स्टोन टाइड इन द स्ट्रिंग एंड व्हील्ड इन द सर्कल। एक पत्थर को हम एक धागे से बांध के ऐसे घुमाते हैं तो वहां पे भी एक सर्कुलर पाथ होता है। उसके लिए क्या कारण होता है, रस्सी खिंचती है, रस्सी में जब टेंशन आता है उसके कारण वो क्या करता है, वो सर्कुलर पाथ लेता है। तो यहाँ पे स्टोन किसके कारण सर्कुलर पाथ ले रहा है, टेंशन इन द रोप। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेट करता है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक बाइंडिंग फोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। और उसके कारण क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है बच्चों, रोटेट करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये कौन सा फोर्स होगा, न्यूक्लियस फोर्स होगा। फोर्थ क्या है, मोशन ऑफ द ब्लेड ऑफ द फैन। हमने पहले भी डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट वीडियोस में कि फैन के रोटेशन का कारण क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके कारण वो रोटेट करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि इसका आंसर ये होगा। तो देख लो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का थर्ड किस में है, इस पे है। सेकंड का फोर्थ इसी में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी नहीं कह सकते हो क्योंकि आपको इसके डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी चाहिए। देखो, द हीट इज अ फॉर्म ऑफ डैश एनर्जी। कोई बोलेगा पोटेंशियल, कोई बोलेगा केमिकल। सर, सेल के अंदर या किसी के अंदर जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे हीट रिलीज होती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी, स्प्रिंग की इलास्टिक एनर्जी, इस तरीके से। पर इसका जो मेन आंसर है वो है काइनेटिक एनर्जी। बच्चों आपसे गलती क्या होती है, अगर मैं बात करूं, ये अपना एक सब्सटेंस हुआ, ये बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बना हुआ होता है। अब इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, ये इससे बहुत ज़्यादा, ये जब ये बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के कारण अपने पॉइंट के अलोंग वाइब्रेट करते हैं तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों, कोलाइड करते हैं। और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ही तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कोलिजन हो रहा है। और कोलिजन के कारण क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही। तो
एक्चुअल में रीजन क्या है? एक्चुअल में जो मेन रीजन है उसका काइनेटिक एनर्जी है, ना कि केमिकल पोटेंशियल या इलास्टिक एनर्जी है। मैंने पोल में भी ये क्वेश्चन डाला था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। चलिए बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? If a mass of the planet is 25 times the mass of the earth and the radius of the planet is 125 times the radius of the earth, then the escape velocity of an object from the planet Vp is dash times the escape velocity of the earth। आपको क्या पूछा गया है? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? ऐसी वेलोसिटी, जैसे हम कोई भी चीज, जैसे इसको हमने ऊपर फेंका तो ये क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये इसके अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप नहीं कर रहा है। और तेज फेंकोगे तो और ऊपर तक जाएगा, फिर नीचे आएगा। खूब तेज फेंको, खूब दूर तक जाएगा, फिर नीचे आएगा। पर ये नीचे आ रहा है। आप इतनी वेलोसिटी से फेंको इसको कि ये अर्थ में दोबारा लौट के ना आए, यही क्या कहलाती है? एस्केप वेलोसिटी कहलाती है बच्चों। जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, ये हो गया अर्थ। अब इसके पास एक ऑब्जेक्ट को आपने इतनी वेलोसिटी दे दी कि ये दोबारा अर्थ में एंटर ना करे, वो मिनिमम वेलोसिटी जिसके कारण ये अर्थ को छोड़ के निकल जाए, यही क्या कह गई? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग एस्केप वेलोसिटी होती है। तो अगर बात करें एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले की, तो उसको हम कैसे निकालते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन से। और उसका फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू √2gm/r। यहाँ पे क्या है? g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास m क्या है? मास ऑफ द प्लेनेट है, r क्या है? रेडियस ऑफ द प्लेनेट है। अब बात करें अर्थ की, तो इसके वेलोसिटी ऑफ द अर्थ क्या होगा? √2 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सबके लिए कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ। ये क्या हो गया? एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। अगर इस वेलोसिटी से आप फेंकोगे तो वो क्या है? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ के चली जाएगी और दोबारा वापस लौट के नहीं आएगी। और अर्थ के लिए इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या आपको समझ में आया? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर नहीं, पर सेकेंड। इतनी जब स्पीड दोगे तब जाके वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ के आगे निकल पाएगा। अब देखते हैं v प्लेनेट के लिए क्या करोगे? 2g मास ऑफ द प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लेनेट। अब दोनों के बीच पे आपको रिलेशन पता है। देखो मास ऑफ द प्लेनेट क्या है? 25 टाइम्स क्या है बच्चों? 25 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ। और रेडियस क्या है? 125 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। बहुत ध्यान से सॉल्व करोगे, ये कट जाएगा, ये 5 आएगा। तो यहाँ से Vp इज इक्वल टू देखोगे तो 1/√5 को छोड़ दो तो ये बाकी जो बचा ये किसके बराबर होगा? अर्थ के बराबर। भी अर्थ के बराबर का ही फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि 1/5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। इसको जब बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे, g2gme अपॉन re ये किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। और 1/√2 को हमने 1/√2 को √5 को हमने बाहर निकाल लिया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आई होप सो आपको एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या है यहाँ पे ये पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है। अगर बात करूँ मैं, बहुत ध्यान से समझना, अगर हमें एक ऑयल को गर्म करना है और एक वाटर को गर्म करना है तो कौन जल्दी? सर ऑयल जल्दी गर्म होगा। और ठंडा कौन होगा जल्दी? ऑयल ही ठंडा भी होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक हीट है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 1 यूनिट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 यूनिट का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी एनर्जी लगती है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जल्दी गर्म होगा या देर से गर्म होगा। बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ ऑयल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है और ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। अब किसी भी चीज़ को हम हीट करते हैं
तो वो Q जो एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा हमको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट आता है S m डेल्टा T, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक बहुत ध्यान से देखना, Q अपॉन m डेल्टा T या टेम्परेचर, क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर को इधर छोड़ो, बाकियों को नीचे ले जाओ, तो Q अपॉन SM करोगे। अब जिसका S ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम राइज होगा सेम हीट के लिए। बहुत ध्यान से देखो, अगर ऊपर वाली चीज़ को कांस्टेंट कर दें और डिनोमिनेटर क्या है, अगर S की मास को भी कांस्टेंट कर देंगे, मास तो भी कांस्टेंट रहेगा, और एनर्जी जो दे रहे हो अगर वो भी हमने कांस्टेंट कर दिया, तो T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, T इज, यहाँ से बोल सकते हो T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जिसकी ज़्यादा होगी उसके लिए चेंज इन टेम्परेचर कम आएगा। जैसे वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट ज़्यादा रहेगी तो उसके लिए सेम गिवन इन एनर्जी के लिए क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर कम आएगा। अब देखो स्पेसिफिक हीट का ऑर्डर बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। इक्वल मास ऑफ आयरन, हमारे पास आयरन है, वाटर है, एल्यूमिनियम है और मर्क्यूरी है, एट द सेम इनिशियल टेम्परेचर आर हीटेड यूनिफॉर्मली फॉर 5 मिनट्स। उनको हीट किया गया, हीट दिया गया फॉर 5 मिनट्स। द टेम्परेचर ऑब्टेन्ड आर, किसको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, सबको सेम जगह पे हीट किया गया, मतलब एनर्जी सबको सेम प्रोवाइड की, मतलब Q क्या है, सेम है, और मास भी लगभग सेम लिया गया है सबका, 1 यूनिट या 2 यूनिट या 4 यूनिट जो भी लिया गया, मास भी सेम लिया गया। तो आपको बताना है टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा। सबसे पहले अगर हम स्पेसिफिक हीट का रिलेशन निकाल लें, स्पेसिफिक, ये 4th वन, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। द अप्रॉक्सीमेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेफोरिया इज 1.8। द अप्रॉक्सीमेट डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट when the light enter in Sephoria is। देखो आपको ये कोई मीडियम दिया गया है, अब इसके नाम पे नहीं जानते हैं, मैंने शायद प्रोनाउंशिएट गलत किया भी होगा। देखो एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या दिया गया है, म्यू की वैल्यू दी है 1.8 दी हुई है। अब क्या पूछ रहा है कि इस पे इसकी वेलोसिटी कितना डिक्रीज करेगी, वो परसेंटेज चेंज। अब चेंज को कैसे निकालते हैं, चेंज क्या है, चेंज अपॉन इनिशियल। चेंज परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100 अपॉन इनिशियल इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या आएगा, चेंज परसेंटेज आ जाएगा। ये जानते हो बच्चों। अब किसी भी अगर वैक्यूम की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट c होती है, पर अगर किसी भी मीडियम में ले जाएंगे तो उसकी जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। कैसे, C/n, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम स्पीड हो जाएगी। तो चेंज की बात करें तो इनिशियल C था माइनस C/n फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करोगे तो बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ पे रखो वैल्यूज, C कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो ये क्या होगा 1 - 1 अपॉन n इंटू 100 करोगे। अब n की वैल्यू क्या है, 1 पॉइंट क्या है बच्चों, 1 - 1 अपॉन 1.8, इसको इंटू 100 कर दो, सॉल्व करो बहुत अच्छे से तो आप क्या पाओगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 45, अप्रॉक्स 45%, मतलब चेंज फ्रॉम द इनिशियल क्या होगा, इतना होगा। सिर्फ आपको ये याद रखना था कि वेलोसिटी या स्पीड किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अगर लाइट किसी भी मीडियम से जा रहा है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसके लिए स्पीड ऑफ द लाइट या वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उसके बाद हमने क्या लगाया, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो क्या आ गया, चेंज परसेंटेज हमने बता लिया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में if an incident ray making an angle of 10 degree with the horizontal is to be reflected perpendicular to the horizontal, अगर एक रे आ रही है, आप डायग्राम से देख लो, जिसको आपने क्या है इनिशियली जब वो आ रही थी तो वो क्या बना रही थी 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और फाइनली क्या है हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर जा रही है। कैसे जा रही है? हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर जा रही है। फिर क्या है? देन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, ये थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, थीटा क्या होगा। अगर बहुत ध्यान से देखो बच्चों तो आपको ये समझ में आएगा, आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं, नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो ये हो गया हमारा, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये होगा हमारा नॉर्मल, ये क्या होगा नॉर्मल होगा, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बहुत ध्यान से देखो तो ये कितना होना चाहिए? ये टोटल 90 होना चाहिए। यस सर, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, पर इस पे से 10 डिग्री तो पहले ही निकल चुका है, तो बचा हमारे पास कितना सर 80 डिग्री। कितना बचा है? 80 डिग्री। अब 80 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालो, तो ये कितना आएगा 80 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये 40 ये 40। अब ये नॉर्मल है मतलब ये क्या होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ये एंगल भी क्या होगा बच्चों 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, मतलब ये क्या होगा 50 डिग्री होगा। क्या होगा 50 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगर ये 50 है, बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं नीचे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये 50 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 50 हो जाएगा, और ये 50 है ये 90 है, तो ये कितना बचा बच्चों 40 डिग्री। तो ये प्योर कैलकुलेशन ऑफ द मैथ है और कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ये एंगल 90 होगा, 10 पहले से ही माइनस कर दोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा 40। उस तरीके से फिर पूरा ज्योमेट्री लगा के आप निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पूछ रहा है, का रेशियो क्या होगा। बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो अगर सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, अगर रेयरर से डेंसर पे जा रही है, रेयरर से डेंसर पे जा रही है टू डेंसर, तो ये कहाँ जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, रिफ्रैक्शन टूवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर, और डेंसर टू रेयरर अगर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे देखो बच्चों ऐसे जाएगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो इधर से सिर्फ ये दो चीजें आपको पता है कि अगर टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रही मतलब डेंसर मीडियम में जा रही, मतलब ये μ2 इज ग्रेटर देन क्या होगा μ1 होगा, और यहाँ पे देखोगे μ1 इज ग्रेटर देन μ2 होगा। सिर्फ आपको इतना पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो अब देखो मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I इज इक्वल टू 40 डिग्री है, और R इज इक्वल टू क्या है 50 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब अगर बात करें तो ये कहाँ जा रहा है रेयरर मीडियम में, मतलब μ2 इज लेस देन μ1 होगा, μ2 इज लेस देन μ1 होगा। अब बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देख रहा हूं, अब दूसरी कंडीशन क्या है, अब क्या है 50 एंगल ऑफ, ये अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50 होगा, तो यहां से आप क्या बोलते हो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या होगा 50 होगा। अब ये 50 है, बहुत ध्यान से देखो, तो ये इसके लिए किसकी तरह काम करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 50 है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है 30 है, तो एंगल क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं डेंसर मीडियम में। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि μ3 इज ग्रेटर देन μ2, μ3 इज ग्रेटर देन μ2। अब यहाँ पे देखो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब μ3 इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं μ4, μ3 इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं μ4। अब क्या है यहाँ पे ये क्या है एंगल 30 डिग्री है, और फाइनल एंगल क्या हो रहा है
45 मतलब कहाँ जा रहे हैं, रेरर मीडियम में, रेरर मीडियम में जा रहे हैं मतलब μ4 इज ग्रेटर देन μ5। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत ध्यान से देखो, यही कोई ऑप्शन होगा, बहुत ध्यान से देखें अपन। तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है, μ3 और μ4 इक्वल हैं और ग्रेटर देन μ5 है। तो इस तरीके से देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि महाराष्ट्र के पेपर में कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाके आप इस पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। चलते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन तो अगर आपको रटा हुआ है तो आप कर सकते हो, वरना ये करना थोड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक डाटा है, आपको जो याद होना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश सैटेलाइट लॉन्च बाय COEP obtaining at a height of dash to provide the point to point messaging। ये कौन सी सैटेलाइट है? तो ये सैटेलाइट है आपकी स्वयं, और ये कहाँ पे होती है, 1 पॉइंट, इसकी जो ऑर्बिट है ये कहाँ पे अर्थ से ऑर्बिट कर रही है, 515 किलोमीटर पे अर्थ से ऑर्बिट कर रही है। तो ये तो टोटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको सम पता होगा वो कर सकता है ना। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the position time details traveled by a particle as shown in the figure, the initial velocity and the acceleration of the particle is dash respectively। इनमें से क्या क्या है, ठीक है। एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, पोजीशन ऊपर, पोजीशन S, और ये टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको क्या बताना है कि इस पे क्या होगा। इस पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर अगर मैं बोलूं तो आप पार्टिकल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में कहाँ पे है, 1 मीटर पे, इसके पहले का आपको मोशन के बारे में कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी आप देख रहे हो, फाइनल वेलोसिटी के बारे में बता सकते हो कैसे, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम कितना है, चेंज इन पोजीशन कितना है, 1 से कहाँ गए 8, मतलब 7 यूनिट चले, अपॉन टाइम कितना लिया 1, तो ये क्या आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब एक चीज बताओ, ये कैसा स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे स्लोप हर पॉइंट पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू सेम है, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो इसका कोई भी ऑप्शन जनरली मैच नहीं कर रहा था। आप एक बार देख लेना कि क्या कुछ अपडेट्स आए हैं, क्योंकि मैंने जहाँ से क्वेश्चन पेपर उठाया था तो उसके ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एमीटर शोज डिफ्लेक्शन, इनमें से कौन सी सर्किट में एमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। एमीटर सबसे पहली बात हमेशा किस पे लगाया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस सर्किट पे भी सीरीज पे लगा, इस पे भी, सब में सीरीज पे लगा, मतलब सही है, ठीक है। अब देखो कहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो रही है। दूसरा ऑप्शन है सर्किट कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे स्विच क्लोज नहीं है, मतलब यहाँ पे करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे एमीटर कोई रीडिंग नहीं देगा। यहाँ पे देखे रबड़ लगा दिया बीच पे, तो ये क्या होगा, एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा जो सर्किट को ब्रेक कर देगा, मतलब यहाँ पे भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे आपने कोई भी पावर सोर्स नहीं लगाया, जैसे इस पे पावर सोर्स लगा हुआ है पर इस पे पावर सोर्स नहीं लगा हुआ, मतलब यहाँ पे भी ये वर्क नहीं करेगा, ये कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये सही है। देखो सीरीज पे भी लगा है, पावर सोर्स भी है, और आपकी जो सर्किट है ये कंप्लीट भी है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन बोल सकते हो इसको, है ना। चलते हैं बच्चों अब आगे।
आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। चलिए क्या है। In partial reflection and refraction, the light of light from surface of glass slab, if angle of incidence is equals to itna and the angle of refraction is equals to itna, then the reflected ray and the refracted ray are deviated from the incident ray, ठीक है, by respectively। अब बहुत ध्यान से अगर देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ये है। अब बहुत ध्यान से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा जो आई के बराबर होगा। अब एक चीज़ बताओ, रिफ्लेक्टेड रे हमारी कहाँ से गई? यहाँ से गई। इंसिडेंट रे हमारी कैसी गई? ऐसी गई। तो एक्चुअल में ये डेविएट हो गई ना। ये क्या हुआ? इसको जाना तो ऐसा था, रे को जाना ऐसा था, पर ये गई कैसे बच्चों? ऐसे। कैसे गई? ऐसे गई, ठीक है। तो इधर देखो, ये डेविएशन फॉर द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे के लिए अगर डेविएशन बताओगे तो आप क्या बोल सकते हो कि ये टोटल एंगल कितना होगा? 180 होगा। 180 माइनस ट्वाइस ऑफ इंसिडेंस, ये दो इंसिडेंस का एंगल माइनस कर दोगे तो ये क्या आएगा? डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये देखोगे कि जाना तो यहाँ से था, पर इस पे से ये इतना डेविएट हो चुकी है। कितना डेविएशन हो गया है? तो अगर देखोगे ये 2i है, ये दोनों को मिला के देखोगे तो ये 2i है, तो ये क्या होगा? 180 माइनस ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन 180 माइनस 2i करोगे तो 180 माइनस 2 इंटू 43 करोगे, ये कितना आएगा बच्चों? 94। ये कितना आएगा? 94। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा फॉर रिफ्लेक्शन? ये कितना आएगा? 94 डिग्री। तो पहले रिफ्लेक्शन का बताना था, तो 94 डिग्री कोई ऑप्शन है? यही है सर, तो यही हो जाएगा। अब देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कैसे चेंजेस आए, बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो ये क्या है? ऐसी जानी थी रे को, पर ये क्या हो गई? बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये टोटल एंगल कितना है बच्चों? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अगर ये देखोगे तो आप देखोगे कि I इज इक्वल टू 25 प्लस, इसको अगर देख लें हम क्या मान लें? x मान ले, तो 25 प्लस x हो जाएगा। तो इधर देखोगे तो 43 इज इक्वल टू 25 प्लस x हो जाएगा। तो ये इधर चला जाएगा, तो 43 माइनस 25 इज इक्वल टू x हो जाएगा, और ये आएगा 18 डिग्री। कितना आएगा? 18 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले वाले केस पे भी देख लिया। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? इनिशियल पाथ से वो कितना एंगल बेंड हुआ, यही क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों अब आगे। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये पावर का कॉन्सेप्ट है, और आपको यहाँ पे क्या है? पावर भी आना चाहिए, आपको यहाँ पे एनर्जी निकालना भी आना चाहिए, और आपको यहाँ पे कॉस्ट भी निकालना आना चाहिए कि बिजली का बिल कितना आएगा। वो वाला प्रॉब्लम है। हम सीधे सीधे इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। 3 बल्ब दिए हैं अपन को, 3 बल्ब 100 वॉट ईच, ठीक है, 100 वॉट। फिर उसके बाद क्या किया है? एक फैन दिया गया है। एक फैन कितना? 1500 वॉट का। फिर क्या दिया गया है? एंड एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन दिया हुआ है। आयरन ये कितना दिया हुआ है? 1100 वॉट का, 1100 वॉट का। ऑपरेट डेली। ये 1500 वॉट नहीं होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए 150 वॉट। ये कितना होना चाहिए? 150 वॉट। पर यहाँ पे 1500 अगर दिया है तो हम इसके हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है? ऑपरेटेड फॉर, इसको हमने कितनी देर के लिए ऑपरेट किया है? बल्ब्स को 5 घंटे के लिए, फैन को 7 घंटे के लिए, और क्या है? अपना जो इलेक्ट्रिक आयरन है इसको 2 घंटे के लिए। आपको क्या बताना है?
कि अगर 5 रुपए की दर से हमको 1 यूनिट एनर्जी मिल रही है, 1 यूनिट एनर्जी क्या है 5 रुपए की दर से मिल रही, तो हमारा महीने भर का बिल किसके लिए कितना आएगा, अप्रैल मंथ के लिए। अब यहाँ पे अप्रैल लिखा है मतलब आपको स्पेसिफिक है कि डे कितने होंगे, 30 होंगे, 31 होंगे। अप्रैल में कितने डेज होते हैं बच्चों, 30 डेज। इस तरीके से आपको निकालना है। अब बहुत ध्यान से देखो, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब देखो यहाँ पे क्या है, वॉट है और आर है, तो इसको क्या है किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, 1000। इसको भी 1000 से डिवाइड कर दो, इसको भी 1000 से डिवाइड कर दो, और इसको भी 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, किलोवाट पे आ जाएगा। ये आ जाएगा किलोवाट पे। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से देखोगे। अब बहुत ध्यान से देखना, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। हीट इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम। एनर्जी कंज्यूम क्या होगा, पावर इनटू टाइम। 3 बल्ब के लिए एनर्जी कंजम्पशन क्या होगी, 3 इंटू 1 का पावर, 1 का पावर कितना है 0.1 किलोवाट, इंटू टाइम कितना है, टाइम कितना है, इंटू टाइम कितना है 5। ऐसे ही दूसरे के लिए क्या होगा बच्चों, दूसरे के लिए 1 इंटू 1.5 किलोवाट, इंटू आवर कितने हैं 7। ऐसे ही इसके लिए भी करोगे, इसके लिए भी 1 इंटू 1.1 किलोवाट, किलोवाट में हमने कन्वर्ट कर दिया, और आवर्स कितने 2 है ना। इन तीनों को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 दिन का कंजप्शन है ना। इन तीनों को ऐड करो, इतना प्लस इतना प्लस इतना, इनको जब ऐड करोगे तो ये 1 दिन का आएगा। इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि हमको 30 डे का कंजप्शन चाहिए। अब 30 डे में कितने किलोवाट आवर यानी कितनी यूनिट्स, ये किस पे कन्वर्ट हो गया, ये किलोवाट पे है और टाइम हार पे है, तो किलोवाट आवर पे कन्वर्ट हो गया, तो ये टोटल नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स आ जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। तो इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगी। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, बिजली के दर से, तो ये क्या है 5 से। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, ऑलमोस्ट आएगा लगभग इसके बराबर। कितना आएगा बच्चों, 2130। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और पावर यहाँ पे क्या रखोगे, क्योंकि आपको क्या है एनर्जी को मेजर करना है ना, उसका बिल भरना है, इसलिए आपको किलोवाट आवर पे ही एनर्जी को लेना है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इन द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट। हमें क्या दिया गया है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 10 वोल्ट है। मैच द फॉलोइंग। अब बहुत ध्यान से देखो, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है, मतलब क्या हुआ, इसके अक्रॉस भी क्या होगा 10 वोल्ट होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन है भाई साहब। अब बहुत ध्यान से देखोगे तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा कर सकते हो, या R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरीके से देख सकते हो। तो R1 इंटू R2 करो, R1 की वैल्यू क्या है 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 क्या हो गया 9 हो गया, ये गया, ये 3 जा गया, ये गया 2 जा गया, तो इधर से कितना आएगा, ये 2 ओम आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, 2 ओम आ गया। अब बहुत ध्यान से देखो कि अगर देखोगे बहुत ध्यान से, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम है और इन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 10 वोल्ट है। कितना है 10 वोल्ट है। कितना है बच्चों 10 वोल्ट है। तो अब V इज इक्वल टू अगर IR लगाओगे आप, तो आप क्या देखोगे, तो 10 इज इक्वल टू I इंटू R की जगह 2 रखो, तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, तो 10/2 करोगे तो I आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5 एम्पियर।
5 एम्पियर, इस तरीके से देख सकते हो। तो करंट क्या आया है इस सर्किट में, टोटल करंट कितना आ गया बच्चों 5 एम्पियर का। कितना आ गया 5 एम्पियर का, मतलब यहाँ से कितना करंट चला 5 एम्पियर का। अब आपको किसी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो सिर्फ आपको उसके अक्रॉस क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है सर, रेजिस्टेंस पता हो और करंट पता हो तो हम खेल जाएंगे। अब इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस पता है 8 ओम के अक्रॉस, ठीक है, करंट भी पता है 5 एम्पियर, तो अगर इसके अक्रॉस 8 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे तो V = I × R, I × R करो तो I कितना है सर 5 × 8 कितना है, 5 × 8 क्या हो गया 40 वॉट, कितना हो गया 40 वॉट, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए 40 वॉट। ऐसा कोई ऑप्शन है 8 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल 40 ड्रॉप, मतलब सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए सी। सेकंड का आंसर कहीं पे सी दिया है, किसी भी एक ऑप्शन में देखो सेकंड का आंसर सी दिया है। अरे सेकंड का आंसर सी दिया है क्या, यस सर, ये देखो सेकंड का आंसर सी फर्स्ट वाले में दिया है, इस तरीके से देख सकते हो और भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 40 वॉट हो गया। अब एक चीज बताओ, आपको ये सारी चीजें पता चल गई, आप बोलोगे सर मुझे इधर का नहीं पता, इधर का भी निकाल सकते हो। कैसे, ये दोनों पैरेलल में होंगे, मतलब इसके इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इंडिविजुअल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देखो कैसे, बहुत ध्यान से देखोगे, हमें सबसे पहले ये देखो, ये कितना है, ये है 12 ओम और ये है 4 ओम, ठीक है, ये 12 ओम है, ये 4 ओम है, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, R इक्विवेलेंट = क्या हो जाएगा 12 × 4/12 + 4, आप जैसे निकालना चाहो 1/R इक्विवेलेंट से भी निकाल सकते हो, 12 + 4 16 हो गया, पर ये ज़्यादा इजी है। कैसे, R इक्विवेलेंट = क्या हो गया R1 × R2, ऊपर क्या रहेगा R1 × R2 अपॉन R1 + R2, और हमने ये किसको मॉडिफाई किया है 1/R इक्विवेलेंट वाले फार्मूले को ही मॉडिफाई किया है। तो अगर देखोगे यहाँ से कितना आएगा 4 जा 3 जा 4 और 4 कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 आ गया, मतलब इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम हो गया। और करंट कितना आएगा, करंट तो सर्किट में सेम रहेगा 5 एम्पियर का, तो इधर से देखोगे तो कितना आएगा 5 3 जा 15, मतलब 15 वोल्ट आना चाहिए। अगर इसके अक्रॉस 15 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, मतलब इधर भी 15 वोल्ट होगा और इधर भी 15 वोल्ट होगा, तो 4 ओम के अक्रॉस कितना होना चाहिए बच्चों, 4 ओम के अक्रॉस होना चाहिए 15 वोल्ट, मतलब थर्ड का आंसर क्या होना चाहिए बी, थर्ड का आंसर बी किस पे है, ये है। इस तरीके से आप सारी चीजें चेक कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था, बहुत ना इजियर साइड था ना टफर साइड था, आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना था। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी चीज़ आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ आप चाहते हो मुझसे एक्सपेक्ट करते हो तो आप लिख सकते हो कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।